वेलकम टू ऑल। न्यूट्रिशन की नेक्स्ट क्लास में हम डील करने जा रहे हैं विटामिन्स। पहले हमने जो है 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा था, जो कि थे हमारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो पहली बात तो ये कि विटामिन कैसे न्यूट्रिएंट है, तो विटामिन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और माइक्रो का क्या मतलब है? माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो पहली बात तो विटामिन के बारे में ये कि ये कैसे न्यूट्रिएंट है, तो ये है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि हमें mg या μg में चाहिए होंगे। तो इसे हमने फर्स्टली बोल दिया कि दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट। सेकेंडली कि विटामिन शब्द का क्या मतलब होता है। जो वर्ड विटामिन है, जो विटामिन जो वर्ड है उसका मतलब विट जो है इसका मतलब होता है वाइटल या इम्पोर्टेंट, और एमाइन का मतलब होता है केमिकल, कि जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी केमिकल है उसे हम क्या बोलते हैं? विटामिन। तो विटामिन इज ए वाइटल केमिकल, या जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो केमिकल है। देन हम बात करें विटामिन की जो केमिस्ट्रिक स्ट्रक्चर्स होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो जो विटामिन है हमारे वो मेजरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा जो है प्रोटीन एंड लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। तो मेजरली ये जो है हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट का ही पार्ट होते हैं, उन्हीं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए जो है इन्हें हम जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में इसलिए भी आते हैं क्योंकि ये हमें बिल्कुल कम अमाउंट में चाहिए। देन हम बात करें कि पहला विटामिन कौन सा खोजा गया था, तो सन 1910 में एक पहले विटामिन की खोज हुई थी, वो था विटामिन B1। कौन सा था? विटामिन B1। तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन कौन सा है। क्वेश्चन बन सकता है आपके फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन, फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन। तो आपको ध्यान में रखना है बी कॉम्प्लेक्स का पहला विटामिन, विटामिन B1, जिससे कि हम बोलते हैं थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन। और थायमिन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन। और पूछ ले कि कब डिस्कवर हुआ था, तो सन 1910 में इसकी खोज की गई थी। सिंपल है। देन आपसे पूछ सकते हैं कि अभी लास्ट में या सबसे बाद में कौन सा विटामिन डिस्कवर्ड हुआ था। सोचिए, लास्ट डिस्कवर्ड विटामिन, लास्ट डिस्कवर्ड विटामिन, सबसे लास्ट में कौन सा विटामिन डिस्कवर्ड हुआ था, तो B1 इज द फर्स्ट, B12 इज द लास्ट। तो सिंपली आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बी कॉम्प्लेक्स जो है हमारे, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन है, उसमें से जो पहला विटामिन है वो सबसे पहले खोजा गया था, और जो सबसे लास्ट विटामिन है B12, जिसको कि हम बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन जो हमारा ये सबसे लास्ट में, ये 1948 में इसकी खोज की गई थी। कब खोज की गई थी? 1948 में। तो यहां से हमारे जो है 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि विटामिन जो है B1 की खोज सबसे पहले हुई थी और B12 की खोज सबसे बाद में हुई है, उसके बाद में कोई भी न्यू विटामिन की खोज अभी तक नहीं हुई। यदि हमें सिंपली डिफाइन करने का बोला जाए कि विटामिन क्या है, तो विटामिन आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर हेल्पफुल इन द डिवीजन, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल्स। तो हमें सिंपली बोला जाए कि विटामिन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो विटामिन्स are the organic substances, which are helpful in the normal functioning, reproduction, division and maintenance of the सेल्स। मीन्स किसी भी सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए, उसके नॉर्मल रिप्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए, उसके नॉर्मल डिवीजन को मेंटेन करने के लिए, उसको नॉर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए
जो हमें वाइटल सब्सटेंसेस, वाइटल केमिकल्स जिसकी नीड होती है उसे हम बोलते हैं विटामिन। तो सिंपली आप जो है विटामिन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसे न्यूट्रिएंट है जो कि किसी सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए, नॉर्मल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो होगी इनकी डेफिनेशन। देन हम बात करें क्या विटामिन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो विटामिन को क्लासीफाई करने के लिए, विटामिन को अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई करने के लिए एक तरीका लाया गया कि इनकी सॉल्युबिलिटी को आधार माना जाए कि ये किस में सॉल्यूबल है। क्या ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल है या क्या ये फैट के अंदर सॉल्यूबल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी जो है इसे जो है अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ solubility, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी कि वो किस में सॉल्यूबल है, हमारा जो विटामिन है वो किस में सॉल्यूबल है। तो दो ही क्लासेज हो सकती थी, वन इज द वाटर सॉल्यूबल, वन इज द फैट सॉल्यूबल। तो यहाँ पर जो है विटामिन को दो क्लासों में क्लासीफाई कर दिया गया कि ऐसे विटामिन जो कि फैट के अंदर सॉल्यूबल है उसे हमने बोल दिया फैट सॉल्यूबल। हमने क्या बोल दिया, फैट सॉल्यूबल। और ऐसे विटामिन जो कि पानी के अंदर घुलनशील है उसे हमने बोल दिया वाटर सॉल्यूबल। तो यहां पर जो है हमारी दो क्लासेज बन गई कि वन इज द वाटर सॉल्यूबल, वन इज द फैट सॉल्यूबल। देन हम बात करें फैट सॉल्यूबल के एग्जांपल्स कौन कौन से। तो हमारे चार विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के जो है इन्हें हम बोलते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन। और हमारे विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज बी के अंदर भी बहुत सारे विटामिन है, B1 है, B2 है, B5 है, B7 है, इसलिए यहाँ पर एक हम शब्द यूज कर रहे हैं, इट इज द बी कॉम्प्लेक्स। तो पहला आपसे पूछ सकते हैं सिंपली कि कौन कौन से विटामिन जो है वो आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन है। तो सिंपली याद रखना है ए, डी, ई, के आर द फैट सॉल्यूबल विटामिन। रिमेनिंग बच्चे हमारे विटामिन सी और विटामिन बी। तो विटामिन सी और विटामिन बी जो है वो दोनों जो है हमारे वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। ये जो फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल में हम डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी इनको स्टोर करके रख सकती है। ये जो है स्टोर्ड रहते हैं और यदि इससे हमें ज़्यादा अमाउंट में यदि हम ले ले विटामिन ए, विटामिन डी, तो ये हमारे अंदर हाइपर विटामिनोसिस की कंडीशन भी डेवलप कर देते हैं क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल है, ये स्टोर्ड रहेंगे। इनको बाहर निकलने के लिए वाटर सॉल्यूबल बनना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी जब तक नहीं चाहेगी तब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये जो है इनका एक्सेस अमाउंट जो है वो हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस का मतलब होता है किसी विटामिन का ज़्यादा हो जाना। तो हाइपर विटामिनोसिस किस कंडीशन में कॉज हो सकता है, इन द एक्सेस इंजेक्शन या एक्सेस डाइट में यदि हम कौन से विटामिन ले रहे हैं, फैट सॉल्यूबल। जबकि इन द केस ऑफ वाटर सॉल्यूबल विटामिन ये पानी के साथ घुलनशील है, तो यूरिन के थ्रू जो है जब भी आप ज़्यादा लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। इनका कभी भी बॉडी स्टोर्ड फॉर्म में नहीं रखती। तो ये यहाँ पर हो गया। फिर सिंपल सा है कि इनके क्या क्या साइंटिफिक नेम होते हैं, इन विटामिन के क्या क्या साइंटिफिक नेम होते हैं। तो इसके लिए भी आप जो है एक छोटी सी ट्रिक यूज कर सकते हैं। पहले क्या करना है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमने जब भी जितने भी विटामिन पढ़े इनको लिखना है। तो हम यदि बात करें, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और एक होता है हमारा विटामिन के। तो मेजरली ये विटामिन जो है ये होते हैं हमारे विटामिन। अब ट्रिक है एक, आप उस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं और आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ट्रिक है, फॉर एग्जांपल आप जो चॉकलेट खाते हैं, जैसे कि अभी अलग अलग सी चॉकलेट आ रही है कि 5 स्टार आ गई, सिल्क आ गई, तो उसी प्रकार हमने एक चॉकलेट ईजाद की है जिसका नाम है, या हमने एक टॉफ़ी ईजाद की है, चॉकलेट को टॉफ़ी भी बोलते हैं, टॉफ़ी ईजाद की है और उस टॉफ़ी का नाम है रथ। टॉफ़ी का क्या नाम है, रथ। टॉफ़ी का नाम है रथ। ये आपकी जो सिल्क है उसका नाम क्या हो गया, रथ। और रथ एक क्या है, रथ एक क्या है, टॉफ़ी। रथ एक क्या है, टॉफ़ी। तो ये होगी हमारी ट्रिक कि रथ जो है वो एक टॉफ़ी है। तो अब इसको जो है हर एक वर्ड के ऊपर जो है हमारा एक वर्ड आ जाएगा, ए के नीचे आ जाएगा र, था आ जाएगा बी के नीचे। तो र का मतलब हो गया रेटिनॉल। क्या मतलब हो गया कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल।
था का मतलब आ गया B1, इट इज द थायामिन, इट इज द थायमिन। ठीक है। देन हम बात करें सी, एक टॉफी, ए, तो ए से आ गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड, क्या आ गया, एस्कॉर्बिक एसिड। डी, एक क, यहां पर क्या आ गया आपका वर्ड क से आ गया आपका कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल। देन हम बात करें ई, टॉ, यहां पर वर्ड क्या आ गया, टॉफी का टॉ, इट इज द टोकोफिरॉल, इट इज द टोकोफिरॉल। देन पीछे बचा हमारा के पे हमारा वर्ड आ रहा है टॉफी का फी, इट इज द फाइलोक्विनॉन, फाइलोक्विनॉन। इस तरीके से यदि आप याद करना चाहे तो रथ एक टॉफी जो है ये आपको सभी विटामिन के साइंटिफिक नेम को आप जो है इजीली लर्न कर सकते हैं कि आपकी जो टॉफी था, जो सिल्क थी आपकी, उसको हमने एक और नाम दे दिया है रथ। फिर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार विटामिन लिखने हैं और सिंपली लिखना है रथ एक टॉफी को। इनके नीचे ए के नीचे हमने लिखा है आर, रथ, तो रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफिरॉल, टोकोफिरॉल, फिलोक्विनोन। तो यहाँ से जो है आप इजीली जो है आप जो है अलग अलग विटामिन के साइंटिफिक नेम जो है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो था इनका इंट्रोडक्शन कि इनके क्या क्या साइंटिफिक नेम है। आप इस फॉर्मूला से भी याद कर सकते हैं और आपका मन है तो आप इजीली, वैसे आप जो है ये नाम इजी है और हम एक एक विटामिन को डील करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाने। और कई बार कंफ्यूज हो कि कई बार इतना इजी क्वेश्चन पूछ ले कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपको याद करना है रथ एक टॉफी में र था, रेटिनॉल था, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। देन हम बढ़ते हैं हमारे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन की ओर, और वो है हमारा विटामिन ए। कौन सा है हमारा विटामिन, विटामिन ए। हम डील कर रहे हैं विटामिन ए। पहला तो ये कि विटामिन ए जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो हमारे माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि रथ एक टॉफी के अनुसार इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। क्या साइंटिफिक नेम है, रेटिनॉल। बट इतना ही नहीं होता, जो हमारा विटामिन ए जो होता है ये मेजरली दो फॉर्म्स में पाया जाता है। एक फॉर्म को हम बोलते हैं एक्टिव विटामिन ए और एक होता है प्रो विटामिन ए। प्रो विटामिन ए को हम बोलते हैं इट इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। प्रिकर्सर का मतलब होता है कि विटामिन ए को बनाने वाला, मीन्स कोई चीज बन रही है उससे जस्ट पहले की कौन सी स्टेज है। जैसे कि मक्खन बना है दूध से, तो दूध जो है वो मक्खन का प्रिकर्सर है, ठीक है। या फिर मक्खन बना है दही से, तो दही जो है वो प्रिकर्सर है। तो एक पहले की स्टेज जो है, तो विटामिन ए से जस्ट उसकी पहले की स्टेज क्या है, वो है प्रो विटामिन ए। तो विटामिन ए की फर्दर टू फॉर्म्स हो गई, वन इज द एक्टिव विटामिन ए, एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन ए, एंड प्रो विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है इसकी फर्दर टू क्लासेज हो गई, वन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए, वन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए, और एक को हमने बोल दिया प्रो विटामिन ए, या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। सिंपली यहां तक क्लियर है। एक को हमने बोल दिया प्रो विटामिन ए या फिर प्रिकर्सर, और एक को हमने बोल दिया एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए। जो हमारा एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन ए होता है, इसमें फर्दर इसके तीन एग्जांपल्स होते हैं। एक तो हो गया हमारा रेटिनॉल, एक तो क्या हो गया रेटिनॉल, एक हो गया रटाइनल, रटाइनल, और एक होता है हमारा रेटियोनिक एसिड। थर्ड कौन सा होता है, रेटियोनिक एसिड, रेटियोनिक एसिड। तो ये तीनों जो है ये तीनों एक्टिव फॉर्म है। अभी तक हमें कोई भी पूछ रहा था कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, हम बोलते थे रेटिनॉल। अब हमसे कोई ये भी पूछ सकता है कि विच आर द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए, तो ओनली रेटिनॉल नहीं है, इट इज द रेटिनॉल, रेटाइनल एंड रेटियोनिक एसिड। सेकेंडली, इन तीनों को कंबाइंडली, फिर आपके जैसे कोई वैज्ञानिक आए कि नहीं साहब तीनों को हम अलग अलग नहीं बोल सकते, इनको एक ही नाम दे दो, तो इन तीनों को कंबाइंडली बोलते हैं रेटिनोइड्स। क्या बोलते हैं, रेटिनोइड्स। तो इन तीनों को कंबाइंडली एक नाम दिया गया रेटिनोइड्स, रेटिनोइड्स। तो कंबाइंडली तीनों को हमने क्या नाम दे दिया, रेटिनोइड्स। तो यहां तक क्लियर है। देन हम बात करें प्रो विटामिन ए पोर्शन में। जो हमारा प्रो विटामिन ए है, इसका एक ही एग्जांपल होता है बीटा कैरोटीन। इसका एक एग्जांपल होता है, और वो कौन सा होता है, बीटा कैरोटीन।
कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन इज द प्रोविटामिन ए। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो बीटा कैरोटीन इज द प्रोविटामिन ए। और फर्दर बोल दिया गया कि इसको आपने रेटिनोइड्स बोल दिया था, क्यों ना इसको भी कुछ ना कुछ बोल दिया जाए, तो इसको बोल दिया गया कैरेटिनोइड्स। इसको हमने क्या नाम दे दिया दूसरा, कैरेटिनोइड्स। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन ए कौन सी है, प्रो फॉर्म या आपका प्रकर्सर ऑफ द विटामिन ए कौन सा है, एक्टिव फॉर्म कितनी है, तो 3 फॉर्म है, इनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं, तो रेटिनोइड्स बोलते हैं, बीटा कैरोटीन को क्या बोलते हैं, तो कैरेटिनोइड्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर है। देन हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा विटामिन ए है, इसकी 2 फॉर्म्स हमें देखने को मिल रही है, ये एक्टिव है, ये प्रो विटामिन ए है। हम सोर्सेज जो विटामिन के है वो ओनली रिचेस्ट सोर्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हमसे पूछा भी जाता है रिचेस्ट सोर्स, बाकी हम 10 सोर्स लिख ले तो वो कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो यदि हम बात करें बीटा कैरोटीन के रूप में, यदि आप विटामिन ए ले रहे हैं, यदि आप जो है प्रो फॉर्म के रूप में ले रहे हैं, तो इसका रिचेस्ट सोर्स होता है रेड पाम ऑयल। रिचेस्ट सोर्स क्या होता है, रेड पाम ऑयल, इट इज द रिचेस्ट सोर्स। हम बात करते हैं इनके सोर्सेज की और रिचेस्ट सोर्स। जबकि यदि आप जो है एक्टिव फॉर्म में ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में होता है फिश कॉड लीवर ऑयल। फिश कॉड लीवर ऑयल, फिश का जो लीवर ऑयल होता है वो रिचेस्ट फॉर्म होता है एक्टिव फॉर्म में। यदि आपसे पूछे रेटिनॉल का रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो फिश कॉड लीवर ऑयल। और यदि आपसे पूछे कैरेटिनोइड्स का रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो आपका रेड पाम ऑयल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ताड़ का तेल। ताड़ जो एक वृक्ष होता है, उसका जो तेल होता है वो क्या है, आपका रिचेस्ट सोर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है, हमने रिचेस्ट सोर्स की बात कर ली। देन हम बात करें कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट की यदि हम बात करें, इसमें भी वापस से वही गणित लगेगा आपका कि रिक्वायरमेंट जो है वो क्या दोनों की अलग अलग होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। आप भी माइंड लगाइए, एक आप जो है प्रो विटामिन ए ले रहे हैं, एक आप एक्टिव फॉर्म ले रहे हैं, एक आप जो है आपकी बॉडी अंदर जाके उसको एक्टिव फॉर्म में बदलेगी, एक आप जो है पहले से ही एक्टिव फॉर्म ले रहे हैं। तो क्या दोनों सेम डाइट सेम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो इनकी रिक्वायरमेंट सेम जो है वो नहीं होती। हम यदि विटामिन ए को एक्टिव फॉर्म के रूप में ले रहे हैं, रेटिनोइड्स के रूप में ले रहे हैं, तो इसकी नीड होती है 600 μg पर डे फॉर अडल्ट मेल एंड फीमेल। फॉर अडल्ट मेल एंड फीमेल, यदि मेल एंड फीमेल की बात करें तो इसमें रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 600 μg पर डे। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि नहीं, हम जो है इसमें एक्टिव फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, हमें तो है प्रो विटामिन ए की बात करनी है। तो इन द केस ऑफ प्रो विटामिन ए, जब आप कैरेटिनोइड्स के रूप में ले रहे हैं, जब आप कैरेटिनोइड्स के रूप में ले रहे हैं, तो हमें जो है हमारी बॉडी उस कैरेटिनोइड्स को रेटिनोइड्स में बदलते बदलते कुछ अमाउंट खर्च कर देती है। तो इसका जस्ट 4 गुना ज़्यादा हमें लेना होता है। यदि हमें 600 ले रहे हैं, तो इसका 4 टाइम मल्टीपल जो है वो करके हमें जो है कैरेटिनोइड्स के रूप में लेना होता है। तो 6 को यदि हम 4 से गुना करेंगे तो 2400 μg पर डे जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है इन द केस ऑफ कैरेटिनोइड्स। यदि आप कैरेटिनोइड्स के रूप में ले रहे हैं तो रेटिनोइड्स का 4 गुना लेना है, क्योंकि 3 गुना जो है वो तो खर्च हो जाता है। एक्चुअल में हमारी बॉडी को कितना गेन होता है, 600। तो रिक्वायरमेंट क्लियर है। प्रेगनेंसी के केस में विटामिन ए जो है उसकी डिमांड बढ़ती नहीं है, या उसमें डिमांड को जो है हम बढ़ाते नहीं है, बिकॉज ये जो है टेरेटोजेनिक इफेक्ट जो है वो डाल सकती है। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान में रखना है, विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जिसकी प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन द केस ऑफ लैक्टेशन इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती। तो हम बात करें लैक्टेशन की, इन द केस ऑफ लैक्टेशन जो है इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है 900 μg पर डे। और 9 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज अबाउट 3600 μg पर डे। तो ये रिक्वायरमेंट रहती है आपकी। और 900 से 950 आप बोल सकते हैं, इसे 3600 से 3800 आप जो है μg पर डे बोल सकते हैं। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट थी इन द केस ऑफ अडल्ट और इन द केस ऑफ लैक्टेशन।
ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट जो है उसको हम बढ़ाते नहीं हैं या ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए नहीं देते हैं, बिकॉज इट लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन और अदर टाइप ऑफ कंजेनाइटल एनोमलीज। तो विटामिन ए के बारे में यहाँ तक क्लियर है। हमने बात कर ली विटामिन ए की कुछ फॉर्म्स की। सिंपली रिकॉल करते हैं हम। विटामिन ए जो है उसकी दो फॉर्म्स होती है, वन इज द एक्टिव फॉर्म, वन इज द प्रो विटामिन ए। एक्टिव का क्या मतलब है? डायरेक्टली बॉडी यूटिलाइज करेगी, एक्टिव फॉर्म है उसकी। एक्टिव फॉर्म के 3 एग्जांपल्स होते हैं, रेटिनॉल, रेटाइनल, रेटियोनिक एसिड। इन तीनों को हम कंबाइंडली बोलते हैं रेटिनोइड्स। देन हम बात करें सेकंड कि जो प्रोविटामिन ए है, जो एक पीछे की फॉर्म है, उसे हम बोलते हैं प्रकर्सर ऑफ विटामिन ए। पूछा भी गया है विच इज ऑल्सो नॉन एज द प्रकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो प्रकर्सर ऑफ विटामिन ए कौन सा है आपका? प्रकर्सर ऑफ विटामिन ए इज द बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन का रिचेस्ट सोर्स होता है रेड पाम ऑयल। और इन द केस ऑफ रेटिनोइड्स, एक्टिव फॉर्म का रिचेस्ट सोर्स होता है फिश कॉड लीवर ऑयल। ये रिचेस्ट सोर्स की बात होगी। फिर हमने बात की रिक्वायरमेंट की। यदि आप एक्टिव फॉर्म के रूप में ले रहे हैं तो 600 म्यूजी पर डे लेना होता है, और यदि आप प्रो की फॉर्म में ले रहे हैं तो इसका 4 गुना लेना होता है, मतलब 2400 म्यूजी पर डे। एमजी नहीं है, ये म्यूजी पर डे है। इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी इसकी रिक्वायरमेंट को नहीं बढ़ाते हम, एक्स्ट्रा विटामिन ए जो है वो हम नहीं देते। इन द केस ऑफ लैक्टेशन 900 से 950 म्यूजी पर डे रिक्वायरमेंट होती है, और यदि आप प्रो के रूप में ले रहे हैं तो 3600 से 3800 म्यूजी पर डे जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये तो हो गई इनकी रिक्वायरमेंट तक। अब हम बात करते हैं विटामिन ए जो है ये हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इनके फंक्शंस की ओर। हम जितने भी विटामिन पढ़ेंगे उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन पढ़ेंगे, और उन्हीं फंक्शन से रिलेट करती हुई उनकी कुछ जो है डिसऑर्डर्स आएगी, उसकी डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर्स आएंगे। तो हमें जो है यदि हमें ये फंक्शंस हमें पता होंगे तो हम इजीली बता सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से आगे जाके क्या होगा। तो पहला तो ये कि विटामिन ए जो है ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। विटामिन जो है ACE, विटामिन ACE, ये तीनों जो है इस क्रम में ई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है, फिर सी देन ए। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है? एंटीऑक्सीडेंट का ये मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है सेल्स के अंदर क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी की 2 सेल्स है, इनके अंदर यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से, और इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है, जो चार्जेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जोड़े में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब हमारी बॉडी, हमारी जो ये जो सेल्स है, इनके ऊपर यदि यूवी रेज पड़नी शुरू हो जाए, जो सूर्य की किरणें हैं जिनको ओजोन परत जो है इनकी रक्षा कर रही है यूवी रेज की, बट ओजोन परत में डैमेज की वजह से या ऐसे आप एनवायरनमेंट में है जहां पर कि यूवी रेज का खतरा है, उस यूवी रेज की वजह से क्या होता है, इनके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से जो है फ्री हो जाते हैं और इनके ऊपर जो है चार्जेस लगना शुरू हो जाता है। मीन्स ये अनस्टेबल हो जाती है सेल्स, और इन अनस्टेबल सेल्स को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये जाके हमारी स्किन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो इनको स्टेबल करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट। तो वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, यहाँ से 2 सेल निकली है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है, फॉर एग्जांपल ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को इन्हें डोनेट कर देता है और इनको स्टेबल कर देता है। तो ये इनकी एंटीऑक्सीडेंट नेचर होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कौन कौन से हमारे विटामिन होते हैं, तो ए, सी और ई। विटामिन ए इज द वीकर एंटीऑक्सीडेंट, उससे स्ट्रॉन्गर है सी और उससे भी स्ट्रॉन्गर है ई। तो ये आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में क्लियर होना चाहिए। ठीक है यहां तक? देन हम बात करें आगे कि पहला तो इसका फंक्शन हो गया, इट वर्क एज ए एंटी ऑक्सीडेंट। दूसरा क्या होता है कि हमारी जो आईज है इनके अंदर जो है 2 पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट सेल पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं रोड्स और कोन्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? दूसरा जो है आई के अंदर जो है
दो पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोन्स और रॉड्स। ये जो रॉड्स और कॉन्स होते हैं ये स्पेसिफिक वर्क करते हैं। कॉन्स का आपको सिंपली समझना है, कॉन्स के आपको सी पे जाना है। कॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। कॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलर विजन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलर विजन। और जो हमारे रोड्स है, रोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिम लाइट विजन। आप जो है दिन में तो अच्छा देख पा रहे हैं, बट जब आप कम रोशनी वाले एरिया में जाते हैं या शाम के टाइम पे जो है यदि आपको कम दिखता है तो उस रोशनी में प्रॉपर दिखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? रोड्स। तो रोड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिम लाइट विजन के लिए। और ये रोड्स जो है ये बने होते हैं रोडोप्सिन प्रोटीन से, और वो रोडोप्सिन प्रोटीन जो है वो बनाने का काम कौन करता है? आपका विटामिन ए। तो सेकंड काम इसका हो गया फॉर्मेशन ऑफ द रोडोप्सिन। फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। ठीक है यहां तक। तीसरा इसका काम होता है इट हेल्पफुल इन द आरबीसी फॉर्मेशन। किसके फॉर्मेशन में? आरबीसी के फॉर्मेशन में। चौथा यदि इसके फंक्शन की बात करें, ये जो है आपके जीआईटी, कहाँ जीआईटी यूरिनरी ट्रैक, कहाँ यूरिनरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक और आईज की एपिथेलियम को मेंटेन करते हैं, कि एपिथेलियम को मेंटेन करते हैं। मेंटेनेंस का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? विटामिन ए के द्वारा। तो विटामिन ए के काम क्या है? पहला तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा जो है ये है आपका रोडोप्सिन प्रोटीन बनाता है ताकि हमें डिम लाइट में अच्छा दिखे। तीसरा ये आरबीसी फॉर्मेशन करता है। चौथा ये जीआईटी यूरिनरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक और आईज की एपिथेलियम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चौथा ये इन्फेक्शन को हील करने में भी हेल्पफुल है। इट हेल्पफुल इन, पांचवा जो है ये इन्फेक्शन से लड़ने में भी ये हेल्पफुल है। बट एंटी इन्फेक्शियस विटामिन हम बोलते हैं विटामिन सी को, बट हेल्प कौन सा करता है? विटामिन सी के अलावा कौन सा हेल्प करता है? आपका विटामिन ए। तो ये तो हो गए इनके फंक्शंस। अब यदि हम जो है विटामिन ए जो है ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो इसकी वजह से कुछ बीमारियां डेवलप हो सकती है। इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कुछ बीमारियां डेवलप हो सकती है। आपके अनुसार अब सोच के बताइए कौन कौन सी बीमारियां जो है वो इनकी कमी की वजह से हो सकती है। मेजरली सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि रोड्स बनने बंद हो गए। अर्ली सिम्टम क्या आता है? आपको जब भी आप डिम लाइट में जाएंगे आपको कम दिखेगा, और डिम लाइट में कम दिखना कहलाता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहलाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, या इसी को हम बोलते हैं नेक्टोलोपिया। नेक्टोलोपिया इसका मतलब क्या होता है? अनेबल टू सी इन डिम लाइट। अनेबल टू सी इन डिम लाइट मीन्स आप जो है दिन में तो अच्छा देख रहे हैं, दिन भर मजदूरी पे गए, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, जैसे शाम को घर पहुंचे और उसी टाइम जो है आपके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो इसका मतलब क्या है? आपके रोड्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, या रोडोप्सिन प्रोटीन जो है वो बन नहीं रही। तो पहला आएगा आपका नाइटल ब्लाइंडनेस इज द अर्लीस्ट सिम्टम। इट इज द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। इट इज द अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। सिंपली दो चीजें याद रखना है, एक तो रात में नहीं दिखेगा, कम लाइट में नहीं दिखेगा, और दूसरा ये अर्लीस्ट सिम्टम है। इसके अलावा धीमे धीमे क्या होता है, आपकी जो कॉर्निया है, जो कंजक्टाइवा है, ये सुर्ख होने शुरू हो जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है। और ड्राई के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं जीरोसिस। हम वर्ड यूज करते हैं जीरोसिस। जीरोसिस का मतलब होता है ड्राइनेस। सिंपल सा क्या मतलब होता है? ड्राइनेस। और ड्राइनेस कहाँ होती है? एक तो आपकी होती है कंजक्टाइवा, एक होती है कॉर्निया। तो जीरोसिस ऑफ द कॉर्निया या कॉर्नियल जीरोसिस, और थर्ड आता है आपका कंजक्टाइवल जीरोसिस। देन क्या होता है? आपका जो कॉर्निया है ये धीमे धीमे जो है टूटना शुरू हो जाता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? केरेटोमलेशिया। केरेटो मीन्स जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू आईज डेवलप हो रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है
ट्राइंगुलर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं ऐसे, इन्हें हम बोलते हैं बायटॉट्स स्पॉट। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बायटॉट्स स्पॉट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये धीरे धीरे अराइज होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो आप विटामिन ए प्रॉपरली नहीं ले रहे थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मेजरली आपको ध्यान में रखना है आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कौन सा विटामिन कम है? विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस है, बायटॉट्स स्पॉट है, कंजक्टाइवल जीरोसिस है, कॉर्नियल जीरोसिस है, क्रेटोमलेशिया है। मलेशिया का मतलब होता है सॉफ्ट हो जाना। तो आपका जो ये आइज का जो ये पार्ट है यदि सॉफ्ट हो रहा है, जो आपका कॉर्निया है ये सॉफ्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है इसकी जो वजह क्या हो सकती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ये चीज़ें होनी शुरू हो गई है तो आपको इसको ट्रीट करने के लिए क्या करना है? तो इसको ट्रीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चला रखा है, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। इसके लिए प्रोग्राम कौन सा चल रखा है? प्रोग्राम का नाम क्या है? विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम ये 1917 में, सन 1970 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के अनुसार बच्चे के जन्म के 9 महीने बाद या 9 मंथ की एज पर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल रूट से हम विटामिन ए देते हैं। जब ये बच्चा 18 साल का हो जाता है तब डोज डबल हो जाती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली। और यही डोज जो है 9 डोज तक, मीन्स 2 तो हमने दे दिए, 7 डोज और जो है रिपीट करते हैं हम। रिपीट एट एवरी 6 मंथ, एट एवरी 6 मंथ इंटरवल, 6 मंथ इंटरवल। तो ये जो है विटामिन ए के प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के बारे में सन 1970 को जो है इसको लॉन्च किया गया था, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। इसके अनुसार पहली डोज जो है वो 9 महीने पे हम देते हैं। पहले छोटे से स्टार्ट करना है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल रूट से, दूसरी डोज 18 महीने पे, और उसके बाद की सभी डोज, टोटल हम 9 डोज देते हैं। सभी डोज जो है वो आपकी जो है 6-6 महीने के गैप पे देते हैं और उनका अमाउंट कितना होता है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो इस प्रकार से जो है हम डोज को देते हैं और जो है हम विटामिन ए की कमी को जो है वो पूरी करते हैं। तो ये था आपका विटामिन ए। हम क्विकली यदि इसको रिवाइज भी करना चाहें कि विटामिन ए क्या है, तो विटामिन ए जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए जो है इसकी 2 फॉर्म है, एक्टिव और प्रोविटामिन ए। विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है, एक तो रेड पाम ऑयल, एक है आपका फिश कॉड लीवर ऑयल। विटामिन ए का काम है एंटीऑक्सीडेंट, रोडोप्सिन को बनाना, आरबीसी को बनाना, जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड आपकी आई, इनकी एपिथेलियल को मेंटेन करना, इन्फेक्शन को कम करना। और यदि आप ये प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, नेक्टोलोपिया हो सकता है, कंजक्टाइवल जीरोसिस हो सकता है, आपका जीरोप्थेलेमिया हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ द आईज, आपका बायटॉट्स स्पॉट हो सकता है, क्रेटोमलेशिया हो सकता है। मींस आईज से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और इनको आपको ट्रीट करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1917 में ए विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए 9 महीने के बच्चे को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल रूट से विटामिन ए दीजिए, 18 महीने के बच्चे को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल रूट से दीजिए और उसके हर 6-6 महीने बाद टोटल 9 डोज देनी है। 2 डोज हम दे चुके हैं 18 महीने तक, टोटल 7 डोज उसके बाद में भी देनी है और टोटल जो डोज होती है वो 17 लाख तक पहुंच जाती है। मीन्स टोटल 8 डोज जो है 2 लाख की और 1 डोज जो है 1 लाख की। तो टोटल डोज पहुंचती है 9 डोज के अंदर। टोटल बच्चे को हम कितना दे रहे हैं? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो हम विटामिन ए जो है वो दे देते हैं बच्चे को। तो ये चीज़ें जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। इट इज़ ऑल अबाउट द विटामिन ए।